नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। गोवा सरकार बना रही है वेबसाइटों को विकलांगों के लिए अनुकूल। यूपीएससी परीक्षा के केंद्र ही नहीं है दिव्यांगों के लिए समावेशी। डीपीडीपी नियम लगभग है तैयार, इंडस्ट्री कंसल्टेशंस जल्द ही होंगे संभव, अश्विनी वैष्णव। विकलांग बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें और मध्याह्न भोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं और प्रमुख पहलों की समीक्षा। अध्ययन से पता चला टीबी के उपचार का आर्थिक बोझ है बहुत ज्यादा। क्या है रेयर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसका शिकार हुई मशहूर गायिका अलका याग्निक। पंजाब की बसों में अब दृष्टिबाधितों के सहायक भी कर सकेंगे फ्री यात्रा। एमपी में विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं दिखाने के चलते नियुक्तियां की गई रद्द। योगी सरकार की नई स्थानांतरण नीति से दिव्यांगों को होगा फायदा। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Miss Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Miss Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Ferguson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on
hiddenvoices2020@gmail.com। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरी और आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए फिर से एक बार न्यूज और अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, इस शो के दौरान हम आपसे साझा करते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आप रह सके डिसेबिलिटी सेक्टर की जानकारी के बारे में एक कदम आगे। तो देर किस बात की है, आइए शो का आगाज करते हैं। हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं, तो सुनते हैं न्यूज बुलेटिन इन डिटेल्स। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है गोवा से। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड GEL ने 23 सरकारी वेबसाइट्स की पहचान की है, जिन्हें केंद्र सरकार के भारतीय सरकारी वेबसाइटों की दिशा निर्देशों के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और रिफ्रेश किया जाएगा। GEL के लिए एक प्रमुख कार्य राज्य सरकार की वेबसाइटों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना है। सरकार को उम्मीद है कि 3 महीने के भीतर नई वेबसाइट ऑनलाइन आ जाएंगी। ये वेबसाइट्स बहुभाषी होने के साथ साथ विकलांगों के लिए भी फ्रेंडली होंगी। इनमें जानकारी अंग्रेजी, कोंकणी और मराठी में प्रदर्शित होने की उम्मीद है। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए विभाग, संजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन और गोवा राज्य महिला आयोग को नई वेबसाइट दी जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, गोवा राज्य सूचना आयोग, गोवा हाउसिंग बोर्ड, गोवा शिक्षा विकास निगम, गोवा लोकायुक्त और संपूर्ण गोवा की वेबसाइटें भी अपग्रेड की जाएंगी। एक सूत्र ने बताया है कि नई वेबसाइटें मौजूदा GIGW मानकों के अनुसार सुलभता के दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगी, ताकि दिव्यांग जन भी इसे एक्सेस कर सकें। वेबसाइटों में स्पीच रिकग्निशन, स्क्रीन रीडर, एक्सेसिबिलिटी, फॉन्ट साइज बढ़ाने की क्षमता और हाई लो कॉन्ट्रास्ट भी दिया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य आयोग और IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने सभी वेबसाइट्स को सभी के लिए पूरी तरह सुलभ और समावेशी बनाने के लिए 2024 तक की समय सीमा रखी है। अधिकारी ने कहा कि नई वेबसाइटें आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीनों के भीतर परियोजना को पूरा करेंगी और रखरखाव के मामले में वेबसाइटों को सभी आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इन नई वेबसाइट्स का ऑडिट भी किया जाएगा, जिसके लिए एक पैनल बनाया गया है CERT-IN। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं तमिलनाडु के मदुराई से। मदुराई में UPSC परीक्षा केंद्र के अंदर दिव्यांग उम्मीदवारों को रैंक कर जाना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते रविवार को मदुराई में UPSC परीक्षा हुई, जिसकी केंद्र पर अंदर दिव्यांग लोगों को एल्बो क्रश, कैपिलर, व्हीलचेयर जैसी आवश्यक चीजें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षकों को ये अच्छी तरह पता है विकलांग विद्यार्थी इन आवश्यक उपकरणों के बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हॉल के अंदर जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही एक उम्मीदवार P. शानमुगावेल ने बताया कि ओल्ड नाथम रोड पर बाल मंदिरम हायर सेकेंडरी स्कूल में केंद्र पर करीब 16 दिव्यांग उम्मीदवार परीक्षा देने आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र दिखाया जिसमें मुझे तकिए पर बैठने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट है और एल्बो क्रश मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, जिसके बिना मैं खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। फिर भी मुझे तकिया अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऐसा नहीं था। इस साल नई अनुमति प्रक्रिया के बारे में पहले से जानकारी भी नहीं दी गई थी। एल्बो क्रश वाले लगभग 5 विद्यार्थी, पोलियो से पीड़ित एक अभ्यर्थी जो कैपिलर का उपयोग कर रहा था तथा एक अन्य अभ्यर्थी जो व्हील चेयर पर था, सभी को गेट से परीक्षा हॉल तक रेंग कर जाना पड़ा। चूँकि नियमों के अनुसार केंद्र के अंदर अभ्यर्थियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसीलिए दिव्यांग अभ्यर्थी या तो रेंग कर गए या उन्हें साथी अभ्यर्थियों ने उठा लिया। इसके अलावा रैंप तथा शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी खराब थी। श्री शानमुगावेल ने आगे कहा कि पर्यवेक्षक या परीक्षा केंद्र के प्रमुख ये भी सोच नहीं सकते थे कि दिव्यांग अभ्यर्थी सहायता उपकरण के बिना परीक्षा के दौरान शौचालय तक कैसे पहुंचेंगे।
उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि वे उपकरणों को स्कैन करने के लिए मेटल डिटेक्टर का उपयोग कर सकते थे। जब वे चश्मे की अनुमति देते हैं तो एक सहायक उपकरण भी तो चश्मे की तरह ही है, तो फिर व्हील चेयर और अन्य उपकरणों को अनुमति क्यों नहीं है? तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स के जिला सचिव ए बालमुरुगन ने कहा कि यूपीएससी जैसी सरकारी परीक्षाएं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आशा की एकमात्र किरण होती है, क्योंकि उन्हें निजी संगठनों में नौकरी नहीं मिल पाती। उन्होंने आगे कहा कि जब वे जीविका के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें सहायता उपकरण न देने का कार्य उनके अधिकारों के विरुद्ध है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्यांग लोगों को रैंप और व्हील चेयर जैसी सुविधाएं किसी भी कीमत पर प्रदान की जानी चाहिए, तो अधिकारियों की कार्रवाई कानून के खिलाफ है और कानूनी कार्रवाई के अधीन है। श्री मुरलीधरन ने आगे कहा कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग नोडल विभाग है जो अगस्त 2022 के दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक गतिशीलता और अन्य सहायता के उपयोग की अनुमति परीक्षा केंद्रों पर भी दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विभाग को दिव्यांगजनों को समान अवसर देने में विफल रहने के लिए यूपीएससी और परीक्षा केंद्र पर संबंधित अधिकारियों की इंक्वायरी करनी चाहिए। बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन और परीक्षा के दौरान उनके साथ हुए अपमान और भेदभाव के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आरपीडी अधिनियम की धारा 92 के अनुसार जो कोई भी जानबूझकर किसी सार्वजनिक स्थान पर दिव्यांग जन का अपमान करता है, हमला करता है या दिव्यांग जन को स्वेच्छा से नियंत्रित करता है या जानबूझकर उसे भोजन या तरल पदार्थ देने से मना करता है, विकलांग बच्चे या महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है, उसे 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, अब एक खबर डीपीडीपी अधिनियम के बारे में। डीपीडीपी अधिनियम नियमों के लिए परामर्श प्रक्रिया की योजना बनाई गई है। ये कार्यान्वयन के लिए डिजिटल बाय डिजाइन प्लेटफॉर्म है। अंतिम नियमों के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। खबर आती है मुंबई से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी अधिनियम के लिए नियमों का मसौदा तैयार करना अपने उन्नत चरणों में पहुंच गया है और सरकार इस विषय पर बहुत ही जल्द उद्योगों के साथ परामर्श भी शुरू कर देगी। श्री वैष्णव ने बताया कि हम जितना संभव है उतना व्यापक होंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और परामर्श प्रक्रिया को प्राथमिकता देंगे। समानांतर रूप से हम एक डिजिटल बाय डिजाइन प्लेटफॉर्म बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि कार्यान्वयन डिजिटल रूप में किया जा सके। आईटी मंत्रालय का लक्ष्य जुलाई में आगामी संसद सत्र की शुरुआत से पहले डीपीडीपी अधिनियम के तहत प्रस्तावित प्रशासनिक नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी करना है ताकि हितधारकों को नियमों की बारीकियों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि हम उद्योग, हितधारकों और वकीलों, उपयोगकर्ता समूहों और सलाहकारों सहित कई अन्य संगठनों की राय पर गौर करेंगे और इसी के आधार पर बदलाव किए जाएंगे। हम उनके सभी के विचारों को ध्यान में रखेंगे। अधिकारी ने आगे बताया कि डीपीडीपी अधिनियम और इसके प्रशासनिक नियमों के कार्यान्वयन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा इन हाउस डिजाइन और कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों में सरकार के काफी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माताओं से प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की है और अन्य बातों के अलावा भारत में एक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया की मांग की है। श्री वैष्णव ने कहा कि हम उन्हें मुख्य रूप से OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को निर्देशित करेंगे ताकि घटक निर्माता और उनके बीच तालमेल हो सके। ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घटक पारिस्थितिकी तंत्र सरकार की स्थानीय मूल्य वर्धन योजनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि भारत अगले 3-4 वर्षों में तैयार उत्पाद निर्माताओं के साथ घटक निर्माताओं का एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का एक आवश्यक घटक मेमोरी चिप्स को गुजरात के साणंद में बन रहे माइक्रोन प्लांट के चालू होने के बाद अच्छी बढ़त मिल सकेगी। दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न का भोजन उपलब्ध कराया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त समावेशी, गृह आधारित या विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले CWSN बच्चों को शिक्षा के आधार के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, समग्र शिक्षा योजना के तहत समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत हस्तक्षेप और PM पोषण योजना के अंतर्गत दोपहर का भोजन, यदि आवश्यक हो तो सूखा राशन या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में प्रदान किया जाता है। ये परामर्श, जिसे 7 जून को जारी किया गया था लेकिन गुरुवार को घोषित किया गया, का उद्देश्य विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालयों के विकलांग छात्रों और गृह आधारित शिक्षा में नामांकित गंभीर और बहुविकलांगता वाले छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करेगा। इसके लिए केंद्र प्रायोजित PM योजना का दायरा बढ़ाया गया है, या तो सूखे राशन के रूप में या DBT के रूप में, जैसा भी अनुरूप हो। मंत्रालय ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए NEP 2020 के उद्देश्य को सुनिश्चित करना है, जिसमें विशेष छात्र शामिल हैं, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार को साकार किया जा सके और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित सभी बच्चों सहित विकलांग बच्चों की समानता और समावेशिता को प्राप्त करना है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं केंद्र से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले, श्री BL वर्मा के साथ एक दिन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अगले 100 दिनों तक के लिए प्रमुख विभागीय पहलों पर रणनीति बनाई। बैठक के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने विभाग की पहलों
और उसके बाद भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एमलीको के आधुनिकीकरण प्रयासों पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त CCPD, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, राष्ट्रीय संस्थान NI और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम NDFDC की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी संबंधित प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों ने विभाग की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीतिक दिशा और कार्य योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया। एमलीको के आधुनिकीकरण से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जबकि CCPD, RCI और NI और NDFDC की उपलब्धियां समावेशी विकास और सशक्तिकरण के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने समावेशी और समता मूलक समाज को बढ़ावा देने में इन पहलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान एक मजबूत ढांचा बनाने पर है जो समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण और समावेशन का समर्थन करता हो। एमलीको का उदाहरण और हमारे विभिन्न निकायों की उपलब्धियां इस लक्ष्य के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले और श्री BL वर्मा ने भी इन भावनाओं को दोहराया और इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समय पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य जानकारी और विस्तृत योजनाएं प्रदान की। बैठक का समापन सरकार की इसी सर्वसम्मत प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अगले 100 दिनों में अथक परिश्रम करेगी, जिससे भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो सकेगा। दोस्तों, अब आपका तवज्जो चाहेंगे आज की एक अनोखी खबर पर, जो है टीबी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, टीबी के लक्षण दिखने से उपाय शुरू होने तक समय लग जाता है। 4 राज्यों में 1482 टीबी रोगियों पर एक अध्ययन किया गया, जिससे पता चला है कि इसकी भयावह लागत बहुत ज्यादा है, जिसमें 30% से लेकर 61% रोगियों को टीबी से पहले वार्षिक घरेलू आय के 20% से ज्यादा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसका मुख्य कारण निदान में देरी है और टीबी के लंबे उपचार के दौरान बेरोजगारी के कारण आय में हो रही कमी है। ये अध्ययन जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन UK द्वारा किया गया है। इसमें असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के रोगियों का मार्च 2019 से सितंबर 2022 के बीच 2 साल का डेटा लिया गया। समूह में 529 रोगी सामान्य आबादी से, 526 रोगी शहरी झुग्गी झोपड़ियों से और 427 रोगी चाय बागान क्षेत्रों से थे, जो 4 राज्यों के 16 जिलों में 118 टीबी इकाइयों और 182 चाय बागानों से थे। दोस्तों, परिणामों की बात करें तो PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पत्रिका में ये परिणाम प्रकाशित किए गए। अध्ययन में पता चला कि विशेष चिंता का विषय ये था कि जिन प्रतिभागियों को भारी लागत का सामना करना पड़ा, उनमें से आधे से अधिक के लिए निदान में देरी के कारण टीबी उपचार शुरू होने से पहले ही लागतें भयावह हो गई। लक्षणों की शुरुआत से लेकर उपचार शुरू होने तक औसत 7 से 9 सप्ताह की देरी हो गई थी, जो स्वीकृत देरी अवधि से 2 गुनी है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार परामर्श, परीक्षण और यात्रा व्यय से काफी वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। उस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रदाताओं के पास औसतन 8 से 11 बार दौरा किया। अध्ययन में आगे कहा गया है कि अतिरिक्त फुफ्फुसीय टीबी रोगियों के लिए बहुत अधिक पूर्व उपचार लागत के कारण टीबी की पुष्टि के लिए CT स्कैन, MRI और बायोप्सी जैसे परीक्षण में होने वाला खर्च बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होते और मरीज इन परीक्षणों के लिए निजी प्रयोगशालाओं पर निर्भर करते हैं। टीबी के लक्षण की शुरुआत से लेकर
उपचार शुरू होने तक 7 से 9 सप्ताह की देरी आमतौर पर स्वीकृत 4 सप्ताह की देरी अवधि से बहुत ज्यादा है। अध्ययन में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान अध्ययन प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रदाताओं के पास कई बार जाकर पैसा और समय खर्च किए, जो विनाशकारी लागत में एक प्रमुख योगदान करता है। टीबी के लक्षण शुरू होने से लेकर उपचार शुरू होने तक के सप्ताह। दोस्तों, टीबी से ग्रसित रोगियों की आबादी के लिए ये खर्चा लगभग 32,000 से 34,000 रुपए के बीच आता है। शहरी झुग्गीवासियों के लिए 30,000 रुपए के आसपास आता है, जबकि चाय बागान के श्रमिकों के लिए ये 22,000 से 29,000 रुपए तक आता है। लेकिन इस देरी को सुनिश्चित करके कम भी किया जा सकता है। सरकारी उपाय और नागरिकों की जागरूकता से इस खर्चे को कम किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार से पहल करने हेतु आह्वान किया जा रहा है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं बॉलीवुड से। बॉलीवुड की शानदार आवाज और दिग्गज गायिका अलका याग्निक ने खुद एक खबर साझा की है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस हुआ है। हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर उन्होंने इसकी जानकारी बताई। इस खबर से बाद से ही फैंस में चिंता है और उनकी समस्या के बारे में ज्यादा जानना और समझना जारी है। प्रशंसकों को चिंता रही है कि उनकी पसंदीदा सिंगर अब कभी भी सुन नहीं पाएंगी। क्या वे आगे गीत गा पाएंगी? तो आप घबराएं नहीं, आइए इस हेल्थ कंडीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपके आंतरिक कान या आपके श्रवण तंत्रिका में संरचनाओं को नुकसान के कारण होता है। ये वयस्कों में 90% से ज्यादा श्रवण हानि या बहरेपन का कारण है। ये कंडीशन यानी SNHL के सामान्य कारणों में तेज आवाज, आनुवांशिक कारण या प्राकृतिक रूप से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शामिल है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। हालांकि तेज आवाज के संपर्क में आने से आपके आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका को स्थायी नुकसान हो सकता है। इससे शिकार लोगों को कुछ सुनाई न देने की समस्या होने लगती है। ऐसा किस लिए होता है, ये समझते हैं। तो आपके आंतरिक कान के अंदर एक सर्पिल पार्ट होता है, इसे कॉक्लिया कहते हैं, जिसमें बेहद छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें स्टीरियोसिला भी कहते हैं। ये बाल ध्वनि तरंगों से पैदा हुए कंपन को तांत्रिक संकेतों यानी न्यूरल सिग्नल्स में परावर्तित करते हैं, जिन्हें आपकी श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी नर्व आपके मस्तिष्क तक ले जाती है और कुछ इस तरह आप किसी बात या आवाज को सुन पाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा शोर के संपर्क में आने से यानी 85 डेसिबल से भी अधिक आवाज से ये बाल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इससे सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। इन्हीं बालों पर प्रभाव या क्षति सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का कारण है। इन बालों के होने वाले नुकसान का अनुपात ही सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। अलका याग्निक जी ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के बाद लोगों से सावधान रहने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को तेज आवाज वाला म्यूजिक और हेडफोन्स से बचना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अपने फैंस और युवा कलीग्स के लिए मैं कहूंगी कि बहुत तेज आवाज वाले संगीत और हेडफोन्स के संपर्क में आने से सावधानी बरतें। आपके सभी प्यार और समर्थन के साथ मैं अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने और जल्द ही आपके पास वापस आने की उम्मीद कर रही हूँ। इस महत्वपूर्ण समय में मैं आपका समर्थन और समझ चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कानों में मौजूद इन बालों के नुकसान से ही सुनना बंद हो जाएगा, तो रुकिए। एक बात जरूर याद रखें कि जब तक इन बालों का 30 से 50% हिस्सा क्षतिग्रस्त न हो जाए, तब तक आपको सुनने में कमी का अनुभव होता ही नहीं है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्षति की डिग्री के आधार पर हल्के सुनने की हानि से लेकर पूर्ण हानि तक हो सकती है। बालों को कितना नुकसान हुआ है, इसकी डिग्री के आधार पर ही तय किया जा सकेगा कि सुनने की क्षमता को कितना नुकसान हुआ, लेकिन इसमें हल्के नुकसान से लेकर पूरी तरह बहरापन भी हो सकता है। लेकिन आप इससे बचाव कर सकते हैं। आप प्राइमरी कंडीशंस जैसे डायबिटीज, थायराइड या हाइपरटेंशन, किडनी या लिवर के रोग, इन सभी की तरह इससे भी बचाव कर सकते हैं।
आप पीरियोडिक चेकअप करें, निरंतर कराते रहें। इसके अलावा कॉमन संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम या सामान्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने पर ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे हालात में कान में संक्रमण गले, कान या नाक से भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अलका याग्निक जी के फैंस के मन में अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो दोबारा सुन पाएंगे, क्या वो अपने सिंगिंग करियर में गा पाएंगी। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर शुरुआती लक्षणों में ही इसे पकड़ा जाए और इलाज शुरू किया जाए तो अचानक से सुनना बंद होने पर भी समय रहते इलाज करने से सुनने की गुंजाइश ज्यादा होती है। इस क्षमता को वापस पाया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिंगर आगे गाना गा सकेंगी। अलका जी को जो समस्या हुई है वो कान यानी सुनने से जुड़ी है, इसका बोलने से संबंध नहीं। अगर कुछ संबंध है तो इतना भर कि इससे संवाद में समस्या होगी। इस रोग का बोलने या आवाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, खबर पंजाब से। पंजाब सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब पंजाब की बसेस में दृष्टि बाधितों के सहायक भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। पंजाब में दृष्टि बाधित लोगों के परिचारक मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब सरकार इस निर्णय से दृष्टिबाधित समुदाय के लंबे समय से चलती आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में पहल कर रही है। बयान में कहा गया है कि ये फैसला दिव्यांग जनों की मदद के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये घोषणा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की बैठक के बाद की गई। इस बैठक में विशेष मुख्य सचिव सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास राजी पी श्रीवास्तव, महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर शीना अग्रवाल, प्रमुख सचिव वित्त अजय कुमार सिन्हा, डिप्टी डायरेक्टर अमरजीत सिंह भुल्लर और विशेष सचिव विम्मी भुल्लर भी उपस्थित रहे। दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग में बिना प्रमाण पत्र के नौकरी प्राप्त करने वाले आवेदकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कर पाने के बाद इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर नियुक्तियां रद्द की गई हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग में विकलांग कोटे में बिना प्रमाण पत्र के नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों की नियुक्तियों के आदेश को अब रद्द कर दिया गया है। शासन की ओर से संबंधित शिक्षकों के मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा पाने के बाद इस संबंध में जारी आदेश करते हुए नियुक्तियों को रद्द किया गया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विकलांग शिक्षकों को लेकर भर्ती प्रक्रिया 2023 में निकाली गई थी, जिसमें सिंगरौली जिले में प्राथमिक विद्यालय के 7 शिक्षकों ने शासन के मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के जारी होने के आदेश के बाद भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए, जबकि शासन की ओर से 2 बार इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। ये सभी शिक्षक निर्देश के गाइडलाइन अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच कराने मेडिकल बोर्ड नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली के द्वारा नियुक्ति के आदेश निरस्त कर दिए गए। इन शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर 2023 में की गई थी। शासन की ओर से इन शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश पूर्व से ही दिए जा चुके थे। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार ने नीति में विशेष परिस्थितियों के चलते स्थानांतरण नीति 2024-25 में दिव्यांगों को विशेष रूप से राहत प्रदान की है। नीति के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग कर्मियों को या ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारजन 40% से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं, सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानांतरण गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही किए जाएंगे। इतना ही नहीं, दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसके जनपद में ही तैनात करने पर विचार किया जा सकेगा। उल्लेखनीय बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नए स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति में विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण में कई तरह की राहत प्रदान की गई है।
नई नीति में विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार मंदित बच्चों, चलन क्रिया से प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार के विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जा सकेगी जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होगी ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके। इसके अलावा किसी अधिकारी या कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु, माता या पिता के अवयस्क बच्चों का पालन पोषण, देखभाल के आधार पर स्थान रिक्त होने या दूसरे अधिकारी या कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। दोस्तों, इसी के साथ एक और नीति के अनुसार यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उन्हें भी यथासंभव एक ही जनपद या नगर या स्थान पर तैनात करके स्थानांतरण रोका जा सकेगा। इसी तरह 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग एवं घ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद के एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने का विचार किया जाएगा। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। गोवा सरकार बना रही है वेबसाइटों को विकलांगों के लिए अनुकूल। यूपीएससी परीक्षा के केंद्र ही नहीं है दिव्यांगों के लिए समावेशी। डीपीडीपी नियम लगभग है तैयार, इंडस्ट्री कंसल्टेशंस जल्द ही होंगे संभव। अश्विनी वैष्णव। विकलांग बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें और मध्याह्न भोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं और प्रमुख पहलों की समीक्षा। अध्ययन से पता चला टीबी के उपचार का आर्थिक बोझ है बहुत ज्यादा। क्या है रेयर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसका शिकार हुई मशहूर गायिका अलका याग्निक। पंजाब की बसों में अब दृष्टिबाधितों के सहायक भी कर सकेंगे फ्री यात्रा। एमपी में विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं दिखाने के चलते नियुक्तियां की गई रद्द। योगी सरकार की नई स्थानांतरण नीति से दिव्यांगों को होगा फायदा।